क्लास 11 फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। इस फर्स्ट चैप्टर में कल हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया, उसके पहले फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखिए मैं आपको फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है उतना ही इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। ऐसे आपको पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस के अंदर आता है जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे और वो मैथ्स में पढ़ना है, तो उतना ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। लेकिन हम पूरी यूनिट नहीं पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल जो हमें पढ़ना है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स की थ्योरी समझने के लिए या न्यूमेरिकल बनाने के लिए, बस उतना सा हमें पढ़ना है, इसलिए इसको फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैथ्स में हर ऑपरेशन का एक इन्वर्स फंक्शन होता है। जैसे एडिशन का इन्वर्स हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स हो जाएगा डिवीज़न, या आप ऐसे कह लीजिए कि सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स हो गया एडिशन, डिवीज़न का इन्वर्स हो गया मल्टीप्लिकेशन। मतलब हर चीज़ का एक उल्टा पार्ट चलता है। तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, तो अगर हमने डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन डील करती है स्मॉल वेरिएबल से। ठीक है, अब ये स्मॉल वेरिएशन का उल्टा अगर हम टोटल लें तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं, दिस इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इज बेसिकली इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सब क्या है ना, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। ये सारी क्या है, आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, या इसको हम दूसरा टेक्निकल नेम अगर हम देना चाहें तो इसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से टेक्निकल नेम चलता है। काम की बात करें कि हमें है क्या चीज़ ये। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक लेंथ है ना, और ये इसकी जो जैसे मीटर स्केल अगर थोड़ी देर के लिए माने तो इसमें हर एक स्मॉल ग्रेजुएशन होगी इक्वल डिवीज़न की। जैसे ये 5 हो गया है ना, 1 2 3 5 काउंट हुआ, तो ये मान लो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये इस तरह की जो डिवीज़न होगी ना, हर जगह इक्वल होगी, ये डिवीज़न कहीं भी चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्मली बढ़ता है। तो अगर ऐसे ही मैं स्मॉल पार्ट को अगर dx बोल दूँ, डिफरेंशियल है ना, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज हो रही है, इस तरह से एक चेंज बड़ा चेंज बड़ा चेंज बड़ा आते जा रहा है। तो ये चीज़ तो थी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल ऑफ एक्स या स्मॉल चेंज इन एक्स। अब अगर मैं ऐसे ऐसे जितने भी dx हैं, जितने भी स्मॉल चेंजेस आ रही हैं, dx 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 है ना, इस तरह से जितनी भी आ रही हैं, इन सब का सम कर दें, तो सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये टोटल लेंथ आ जाएगा मुझे, है ना, ये टोटल लेंथ x आ गया। तो ये जो टोटल करके सम करके जो टोटल आया ना, यही आपका इंटीग्रेशन है। मतलब हमने सम निकाल लिया या टोटल वैल्यू निकाल ली, या एक प्रॉपर इंटीग्रल किया जिससे मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई, रेंज मिला, यही इंटीग्रेशन होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इंटीग्रेशन स्मॉल चेंजेस का सम कर दें तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। या किसी रेंज में जाना है, मतलब मान लीजिए मुझे 5 से 10 की वैल्यू बतानी, तो आप मैथमेटिक्स में बोल दोगे 10 - 5, 5 है, तो जो वैल्यू आ रही है ना वो हो रही है 10 - 5, 5, वो इंटीग्रेशन दे रहा है। ठीक है, लेकिन 5 से 10 जो हम स्मॉल स्मॉल बढ़ रहे हैं, छोटा छोटा, वो है डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब आपने अभी तक ये सम पढ़ा होगा, सिंबल सम के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैंने इसको लिख दिया सिग्मा dx = x, मतलब सारा जोड़ दिया वो x हो गया। अब इसी सिग्मा को इंटीग्रेशन के सिंबल में बदल दिया गया, मतलब इस सिग्मा को मैं कैसे लिख दूंगा, ये dx, ये क्या हो गया आपका x हो गया। तो ये जो बनाया मैंने सिंबल, यही आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये इसको इंटीग्रल बोलेंगे।
तो इंटीग्रल dx x, मतलब ये मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से काम होता है। इंटीग्रेशन आपकी जनरली दो तरह की होगी, एक डेफिनिट इंटीग्रल होगा और एक इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा। तो हम समझते हैं इस चीज़ को। मतलब अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं, इंटीग्रेशन ऑपरेशन है ये, तो एक तो आपका हो गया डेफिनिट इंटीग्रल, और एक आपका हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, यहां पर आपका बस ये ऐसे चलता है ऑपरेशन। और यहां डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा कि बनाएंगे तो हम इनडेफिनिट इंटीग्रल ही मेन है। इनडेफिनिट इंटीग्रल बना लेने के बाद जो हमारी सॉल्यूशन आएगी उसमें डेफिनिट इंटीग्रल क्या रोल प्ले करता है, इसमें लिमिट आ जाती है, जैसे a to b है ना, एक लिमिट चढ़ जाएगी। तो इस तरह के सिंबल मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इस तरह की सिंबल होगी तो इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और इस पे इसको लिमिट आ गया, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, और ये हो गया आपका अपर लिमिट। ठीक है, तो जब इंटीग्रल पे लिमिट आ जाती है तो ये डेफिनिट इंटीग्रल हो जाता है। इसको और प्रॉपर वे में आप ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रल dx, तो ये क्या हो गया आपका x, सॉल्व हो के आ गया। लेकिन ये इनडेफिनिट वैल्यू आ रही है, मतलब इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ एरर्स हो सकती है, तो इसको एक c से ऐड कर दी जाती है फाइनल रिजल्ट में। मतलब c क्या हो गया आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल जब हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो एक रूल है कि हमें सॉल्यूशन के बाद एक c डालनी पड़ती है जो कांस्टेंट कहलाता है। ये डिपेंड करता है किसी कंडीशंस पे, हम आगे पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो वेरिएबल ही है। लेकिन इसी dx को अगर मैं ऐसे कर दूं, dx a to b, है ना, डेफिनिट इंटीग्रल, तो अब यहाँ पर आपका वेरिएबल आंसर नहीं आएगा, ये आपको एक फाइनाइट वैल्यू दे देगा। मतलब हम क्या करेंगे, इसको तो पहले इनडेफिनिट की तरह सॉल्व कर लेंगे x, इंटीग्रल dx क्या हो जाएगा x। अब मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे c डाला ना कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट c डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट आ जाएगी, नीचे वाली a और ऊपर b, ये जो इंटीग्रल की लिमिट थे वो इस पे आ जाएगी। अब इससे हमें जो बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें ये दिखेगा, वैल्यू डालनी है, जैसे ये जो लिमिट है ना, ये x की वैल्यूज आ रही है, मतलब पहले अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह पहले b आएगा, फिर माइनस, फिर x की जगह a आएगा, ये रूल हो गया। तो अब देखिए डेफिनिट इंटीग्रल से मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। इनडेफिनिट इंटीग्रल में वेरिएबल ही होता है और उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। तो ये एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन का दो तरह की होती है। तो इसके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है क्या, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने एक इंटीग्रल लिया फंक्शन ऑफ x और dx, ठीक है, ऐसे एक कमांड है। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया, ये इंटीग्रल साइन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल साइन। और ये x जो आ रही है ना आपकी, ये x यहाँ पर ये वाली, ये कहलाएगा आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारे टेक्निकल नेम है। होता क्या है मैं आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, dx क्या है और इंटीग्रल क्यों आ रहा है। और ये जो पूरा फंक्शन आ रहा है आपका, फंक्शन ऑफ x, इसको हम कहते हैं इंटीग्रांड, ठीक है। ये सारे टेक्निकल नेम है, ठीक है। ये होता है, वो होता है, बस एक नामकरण कह लीजिए कि नाम दे दिया गया हमने, ठीक है। इससे डील कैसे करते हैं हम वो पढ़ेंगे,
कि हमारे काम की चीज़ें क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल क्या है वो आपको समझना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो जैसे मान लो x पावर n dx है ना। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है ना डिफरेंशियल वाली टर्म dx, इसी के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन होता है, ठीक। अब ये जिस चीज़ का फंक्शन है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे x पावर n है तो x का ही dx होगा, ठीक है। तो अब इसकी प्रूफ आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। होता क्या है मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो होगी x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रल x पावर n dx ये सॉल्व होगा आपका x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर x पावर n का डिफ्रेंशिएशन किया जाए x के रेस्पेक्ट में तो ये होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ये डिफ्रेंशिएशन पढ़ी थी कल। आज हम इसका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, मतलब x पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा x पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन इंटू सी। दोनों की प्रूफ आपको 12th में पढ़ना है मैथमेटिक्स में, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है इस फॉर्मूले के लिए। कंडीशन क्या है कि मान लो मैं n की जगह -1 डाल दूँ। ये फॉर्मूला वैलिड है हर चीज़ के लिए, लेकिन n जो है -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए x पावर मैं -1 दे दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर -1 प्लस 1, n की जगह -1 डाल रहे हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका x पावर 0 डिवाइड बाय 0, मतलब 1/0। अब ये क्या आ रहा है आपका इन्फिनिटी, मतलब ये वैलिड नहीं है, नॉट डिफाइंड हो गया। तो ये फॉर्मूला सारे वैल्यू के लिए, n के सारे वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट n आपका -1 नहीं होना चाहिए। तो फिर होगा क्या, इसकी वैल्यू भी प्रूफ करके बताई गई है कि x पावर -1 का 1/x dx लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा आपका log x, है ना, ठीक है। तो x 1/x dx इंटीग्रेशन log x होगी बेसी, इसको आप ln x बेसी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपके हो गए, समझ में आया। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल dx आप x लिख देंगे। क्यों? इसको मैं इस फॉर्मूले से बता सकता हूँ। dx के पीछे अगर 1 मल्टीप्लाई करो तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब इस 1 की जगह मैं x पावर 0 दे दूँ, क्योंकि dx है तो मुझे x का फंक्शन चाहिए, है ना। यहाँ पर मुझे x का फंक्शन चाहिए, तो ये x पावर 0 डाल दिया। अब इस फॉर्मूले में लगाइए, x पावर n dx क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ n की जगह 0 आ गया, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, मतलब x पावर 1 डिवाइड बाय 1 मतलब x, मतलब इंटीग्रल dx क्या हो गया x। तो पहले मैंने समझाया था इंटीग्रेशन क्या होता है, सम हो गया सारे dx का। फॉर्मूले से इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है, अब आप ऐसे समझिए। जैसे मैं इसी एग्जांपल को ले लूँ, है ना। यहाँ पर क्या था आपका, जैसे आपने पढ़ा था d/dx अगर log x है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/x, कल आपने पढ़ा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको d ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x और ये dx इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ऐसा कर सकते हैं। अब आप इसमें इंटीग्रल लगा दीजिए। ठीक है, अब यही चीज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये यही चीज है ना। तो अब इसको छोड़ दो, इसको सॉल्व करो। अभी आपने पढ़ा था इंटीग्रल dx क्या हो जाता है, x हो गया, मतलब ये और ये हटा, x बच गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये और ये हटेगा, क्या बच जाएगा, log x। तो log x इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x dx। समझ में आया? तो क्या हुआ, ये एंटी डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत यूज़ होगा फिजिक्स में। कंडीशन आपको समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, जैसे इंटीग्रल इसको समझने से पहले आप ऐसे समझो, फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको ऐसे बता दूं कि मैंने कल आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो cos x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें x की कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना। अब ये डिफरेंशिएशन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, cos x में ये dx मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d ऑफ साइन x। ठीक, अब आप इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल d हटा, जैसे क्या बताया था आपको, इंटीग्रल dx क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो यहाँ देखो इंटीग्रल d, ये पूरे x की जगह साइन x है, क्या बच जाएगा आपका, साइन x। अब प्लस c आ जाएगा, एक कांस्टेंट है ना। तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर एक रूल क्या होता है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, फिर x का डिफरेंशिएशन किया अलग से, तो वो कितना आया, 1 मल्टीप्लाई हो गया। चूंकि इंटीग्रेशन इन्वर्स ऑपरेशन है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था, साइन x का डिफरेंशिएशन मैंने cos x किया, मल्टीप्लाइड, फिर d बाई डी एक्स होगा किसका, इस x का। पहले साइन का cos हुआ, फिर इस अंदर में x का ऐसे आया, तो ये सॉल्व होकर क्या हो गया आपका cos x, ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन cos x ds का, तो cos का तो आपने साइन कर दिया, अब इसमें डिवाइड हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, इसलिए ये वैल्यू ऐसे ही रह गया। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आया चीज़? तो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन होगा, है ना। अब आप देखिए इसका जनरल फॉर्मूला मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए सेकेंड जो मैं बता रहा था आपको कि इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी फिर dx, है ना, ये इंटीग्रल हो गया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, cos, तो माइनस cos ax प्लस बी एज इट इज आ गया, है ना। साइन का, इस साइन मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा। अब इसमें डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, d बाई डी एक्स, ये वाला फंक्शन, ये जो अंदर का है ax प्लस बी। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉस ax प्लस बी डिवाइड बाई, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ax का a कांस्टेंट बाहर आएगा, तो a इंटू 1
मतलब a और b का 0, है ना। तो फाइनली आप ये कह लो कि इसकी इंटीग्रेशन हम लिख क्या रहे हैं, क्या आया ये, साइन का कर देंगे माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय, अब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो इसमें डिवाइड कर दो, ये रूल हो गया, प्लस c डाल दो, समझ में आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं cos ax प्लस बी डी एक्स करूँ तो cos का हो जाएगा प्लस साइन ax प्लस बी, और फिर यहाँ x का कोफिशिएंट a है वो इसमें डिवाइड करेंगे प्लस से, डिवाइड क्यों, और आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, है ना। अब आप आ जाइए, साइन कॉस हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, क्या बताया था मैंने, सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स में डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ tan x। अब आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी चला गया, क्या बचा सिर्फ tan x प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। तो अगर मैं लिख दूं सेक स्क्वायर के एक्स, के कांस्टेंट है, डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan x डिवाइड बाय एक्स की कोफिशिएंट के डिवाइड हो जाएगी प्लस सी, इस तरह से एक रूल हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, उसी तरह से अगर हम देखें इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर के एक्स डी एक्स, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, या इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको देखो फिजिक्स में फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, है ना। अगर मैं इसको ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिख दूँ तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी, ये वाले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब इसमें इसकी डिफरेंशिएशन से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ए प्लस सी, यही चीज़ है। ठीक है, उसी तरह इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये डिफरेंशिएशन होती है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रल लगाया, ये चीज़ आ गई। अब फिर इसमें इंटीग्रल लगेगा, इंटीग्रल डी सेक एक्स, तो फिर वो सेक एक्स बच जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसी में, है ना, अगर ऐसा हो जैसे इंटीग्रल सेक के एक्स tan के एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सेक के एक्स डिवाइड बाय के प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सब फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, फिजिक्स में अप्लाई करने पड़ते हैं। उसी तरह से मान लीजिए एक फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स और डी एक्स, बिना इसके तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, डी एक्स तो जरूरी है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व होकर
माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या है, इसकी डिफ्रेंसिएशन ये होगी, है ना। अगर ये वैल्यू इतनी आ रही है मतलब इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो इतना आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इंटीग्रल 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स करूँ तो क्या हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था अभी फर्स्ट में 1/x डी एक्स का क्या हो जाता है, log x बेस सी, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका log x, तो x की जगह क्या है आपका ax प्लस बी है, तो ये हो गया log ax प्लस बी। अब डिवाइड बाई इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, a x का कोफिशिएंट है ना प्लस सी, ठीक है। तो आप इसको और एक्यूरेटली आप ऐसे लिख सकते हो 1/a log ax प्लस बी बेसी प्लस सी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है लॉग के साथ, जैसे मान लो आप न्यूमेरिकल डेरिवेशन कर रहे हैं फिजिक्स में और वो कुछ थ्योरेटिकल आ रहा है, तो जैसे log x बेस ई है ना। तो थ्योरेटिकली तो आप ऐसे छोड़ सकते हो या इसको हम ln x भी लिख दें, बात बराबर है, मतलब ये नेपियर लॉगरिथम है। लेकिन जब आपको वैल्यू डालनी होगी ना, जैसे मान लो हम x की वैल्यू डालें, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे, तब इसमें क्या करना होता है ना, बेस 10 के साथ वैल्यू डाली जाती है। जैसे आपने छोटे क्लासेस पढ़ा होगा कि log 2 जो है 0.301 शायद ऐसे कुछ होता है, तो ये वैल्यू ई पर नहीं आती, ये ई पर नहीं आता, ये किस पे आता है, बेस 10 पे आता है ना, बेस 10 पे ये वैल्यू आती है, ये सही है। तो इसको ब्रिगेशियन लॉगरिथम कहते हैं, इसको नेपियर लॉगरिथम कहते हैं, ये वाला ये नेपियर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो मुझे डाटा किस पे चाहिए, बेस 10 पे। यहाँ पर क्या है आपका, बेस ई है, तो कहने का मतलब log x बेस ई को आप ऐसे लिख सकते हो 2.303 मल्टीप्लाई log x बेस 10, ठीक। इस तरह से हमें न्यूमेरिकल बनानी होगी, मतलब थ्योरेटिकली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो भी, तो बेस ई आएगा, और जब हम वैल्यू डालेंगे तो इसमें ऐसे चेंज कर देंगे, इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, फिर यहाँ न्यूमेरिकल डाटा रखेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व की जाती है। ये था आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रल x पावर 5 dx, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, x पावर n dx क्या होता है आपका, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ n की जगह क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा x पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, जो पावर आ रहा है वही डिवाइड हो रहा है, जो पावर है वही डिवाइड हो रहा है, प्लस सी, मतलब ये हो गया x पावर 6/6, ठीक है, प्लस सी, है ना। उसी तरह मान लो मुझे इंटीग्रेशन करनी है 1/√x dx, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √x हो गया आपका x पावर -12 इंटू डी एक्स। अब ये उसी फॉर्मूले पे लगेगा, फर्स्ट वाले फॉर्मूले, तो -12 प्लस 1 डिवाइड बाय -12 प्लस 1, तो ये सॉल्व होकर क्या आ गया आपका x पावर ½ डिवाइड बाय ½ मतलब 2√x और प्लस सी आ जाएगा,
ठीक है, तो अब आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो 1/√x dx, ये क्या हो जाएगा आपका 2√x + c, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपका टाइम बचे, जल्दी बना लो, है ना। ये फिजिक्स में यूज़ ज़्यादा होगी। उसी तरह से मान लो अगर इंटीग्रेशन हो रही है 1/√ax + b इंटू dx, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2, इसको पूरा एक x मान लो इसकी तरह, तो 2√x होगा, तो 2√ax + b। हाँ, अब इसका कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा a + c, ऐसे, ठीक है। बात समझ में आया। c क्या आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपको मैंने भी बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं। फिर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रल sin 2x dx, इसको इंटीग्रल करो, तो sin 2x का क्या हो जाएगा -cos 2x, जो फॉर्मूला है। अब यहाँ 2 का जो कोफिशिएंट है, 2x का जो कोफिशिएंट है 2, वो उससे डिवाइड हो गया +c, ठीक है। उसी तरह से देखिए, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि इंटीग्रल cos x/2 dx, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, cos x/2 का पूरा क्या हो जाएगा sin x/2। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, हाफ, तो हाफ से डिवाइड हो जाएगा +c, मतलब 2 sin x/2 +c, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन, आपको इतना तो समझ में आया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा, या इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रल x cos x dx इज इक्वल टू, मान लो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, x cos x dx, ये आपको दिख रहा है x sin x, मतलब देखो x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस फिर sin का cos x, उसके बाद c, मान लीजिए ये वैल्यू आ गया, मतलब x cos dx को मैं x sin x प्लस cos x प्लस c लिख दिया, ठीक है। अब ये मैथ्स क्लास तो है नहीं कि मैं इसमें, अगर मैथ्स में मुझे इसको प्रूफ करना होगा तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करूँगा, वो एक अलग थ्योरी है और वो एक लंबा मेथड है, तो वो समझने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसकी डिफ्रेंशिएशन चेक करें, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, d/dx, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह आप यूज़ करेंगे फिजिक्स में। तो अब ये इतना होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम मैथ्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो, x sin x प्लस cos x, ठीक है। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, कैसे होगा, d/dx x sin x प्लस d/dx cos x। तो अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, तो x इंटू d/dx sin x प्लस sin x प्लस sin x
इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, ये प्रोडक्ट रूल लगा इसका, है ना, प्लस अब इसका कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन। ठीक, अब इसको देखो, x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, और ये हो गया माइनस साइन एक्स, मतलब ये कट गया, क्या बचा, x कॉस एक्स बचा, है ना। मतलब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो मुझे क्या बचा, ये x कॉस एक्स बचा, ठीक है। तो चेक, ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ये दी हुई है डायरेक्ट और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ये आ जाएगा। अब है क्या, इस डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x कॉस एक्स डी एक्स, अब इंटीग्रेशन किया तो इधर क्या बच गया आपका, डी ऑफ x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, ऐसे, है ना, ये आ गया है। अब मैं अगर इंटीग्रेशन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, x cos x ds की इंटीग्रेशन, इंटीग्रल d, ये चीज़ हट जाएगी क्योंकि इंटीग्रल dx x होता है, तो इंटीग्रल d और ये पूरा एक है, तो ये आपको यहाँ से हटा दो, फिर ये आ गया। और चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको कैसे हुआ। तो ये फॉर्मूला की तरह आप ट्रीट करेंगे, है ना, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन मैं लूँ, इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 5 sec x tan x dx, है ना। तो फंक्शन तो आपका ये है, ये 5 क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 5 बाहर आ जाएगा, अभी हो जाएगा sec x tan x dx, और इस ये पूरा एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है sec x, तो इसको हम लिख देंगे 5 sec x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसके फॉर्मूलेज आपको याद करने ज़रूरी है क्योंकि ये मैथ्स क्लास तो है नहीं, है ना। मैथ्स में बहुत सारे रूल हैं जिसके थ्रू आप इन सब को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो क्या लेंदी प्रोसेस है। अब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे हो, आपको थोड़ी ना मैथ्स का सारा रूल लगाओगे, टाइम कितना खराब हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम 11th फिजिक्स पढ़ेंगे आगे, 12th में जाएंगे, तो मुझे इस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हम मैथ्स का प्रोसीजर ना फॉलो करके जो मैं बता रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये बेसिक टर्म पते होने चाहिए, और जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला याद कर लो, वो याद हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अभी तो 11th में हैं, इसके बारे में डिटेल तो आप 12th में पढ़ेंगे, और फिजिक्स में 11th से ही इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन लिया, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल इंडिविजुअली लग जाएगा, है ना। क्या करेंगे हम, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 2x dx होगा, मल्टीप्लाई किया तो, और फिर इंटीग्रल लगाना है तो 2 बाहर कर लो, x dx, प्लस फिर 5 dx करेंगे, फिर इंटीग्रल लगाना है तो आप क्या करेंगे, 5 बाहर कर लो, इंटीग्रल dx, तो नंबर हमेशा कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूले से अप्लाई करो, इसको क्या हो जाएगा, ये x3/3 माइनस 2x² 2 प्लस 5x, और एक c आ जाएगा, फिर फर्दर सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है।
देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका देखिए यूज़ कैसे होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब कोई क्वेश्चन आ गया आपका इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रल करना है। ये भी काफ़ी यूज़ होता है फिजिक्स में। तो देखो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं थीटा की जगह x लिख दूँ तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, है ना। तो इस पूरे साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने ये डाल दिया, फिर यहाँ dx होगा और ये इंटीग्रल आ जाएगा। बात समझ में आया क्या किया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए हाफ माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू, अभी 2 कटेगा नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है, पूरे का dx। अब इंटीग्रल dx आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल हाफ dx माइनस इंटीग्रल cos 2x बाई 2 dx। अब ये हाफ बाहर आएगा, इंटीग्रल dx, यहाँ से हाफ बाहर आया, इंटीग्रल cos 2x dx। ठीक है, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x बाई 2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x, तो ये हाफ तो अपनी जगह पर है, इसका हो गया sin 2x, और फिर इसमें इस 2x का डिवाइड होगा 2, है ना। तो फाइनली ये क्या निकल के आ रहा है आपको x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 एंड प्लस c। ये इसमें से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन बताया ना, ये काफ़ी यूज़ होता है फिजिक्स के डेरिवेशन करने वक्त। तो आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, इसमें हमें साइन स्क्वायर की जगह ये जो वैल्यू डाली वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, अब मैं करता हूं जैसे इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी भी इवैल्यूएशन करनी, इसकी भी यूज़ होती है फिजिक्स में। तो ये कैसे आएगा, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को अब यूज़ करूँगा, है ना। देखते हैं कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। ठीक, तो अब देखो क्या करना है। जैसे मान लो मुझे इंटीग्रल करना है इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अब यहाँ पर थीटा की जगह अगर x रख दो तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इसकी जगह ये आ गया, अब इंटीग्रेशन होगा और ये dx अपनी जगह पर है वो आ गया। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इसको सॉल्व करो, अंदर में हाफ अलग अलग करो, प्लस को अलग करो, तो cos 2x बाई 2, फिर आ गया dx। अब आपका नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रल हाफ dx, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, प्लस इंटीग्रल cos 2x बाई 2 dx। ठीक, अभी हो गया हाफ बाहर आएगा, इंटीग्रल dx x हो गया, जैसे उस पर क्या था, इसमें हाफ बाहर आया, कोफिशिएंट है, cos 2x का क्या हो गया sin 2x, और फिर इस 2x में x का कोफिशिएंट 2 डिवाइड हुआ प्लस c। ठीक, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना। समझ में आया कैसे करते हैं। तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए था। अगर ये याद है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की क्लास तो है नहीं,
फिजिक्स में जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही कर रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, उसकी ज़रूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती। इतना जो बताया स्टार्टिंग से, इतने से ही आपका फिजिक्स का काम हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, फिजिक्स में इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। चलें, अब हम, ये था आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब डेफिनिट इंटीग्रल क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में आइडिया दिया था कि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन करते हैं थोड़े, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना। जब मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये बनेगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लगा के मैं बनाऊंगा, और बस डिफरेंस क्या है कि इसमें वैल्यू आ जाएगी, लिमिट डाल देंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल -1 to 4 3dx, है ना। यहाँ पे इंटीग्रल पे लिमिट लग गया है, तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। मुझे जब इसको बनाना होगा तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इस लिमिट को पहले इग्नोर कर देंगे, 3dx जैसे आपने सीखा है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 बाहर आएगा, इंटीग्रल dx, है ना। और इंटीग्रल dx क्या हो जाएगा फिर आपका, 3x आ गया, इंडेफिनिट सॉल्व हो गया। अब ये लिमिट हमने छोड़ दिया था, इसको लेके चलो -1 to 4, -1 to 4। अब यहाँ पर जब ये 3x हुआ ना, तो ये जो लिमिट है इस x पे आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, जो आपको स्टार्टिंग में बताया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या देगा मुझे, 3, पहले x की जगह 4 रखना है, फिर ये माइनस होगा, फिर ब्रैकेट, अब x की वैल्यू क्या आएगी, -1, है ना। तो 3 माइनस क्यों होता है, वो तो स्टार्टिंग में बताया आपको, 4 + 1, 5 + 3 15। तो ये स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो के स्टार्टिंग में चले जाओ, फिर से देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये डेफिनिट इंटीग्रल है, समझ में आया। अब इसी तरह मैं मान लो कोई और क्वेश्चन लूँ, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx, ठीक है। ये लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो बनेगा तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल की वजह से, ये लिमिट आने से डेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ है। तो क्या करेंगे हम, पहले लिमिट को इग्नोर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, वो डिवाइड हो गया, ठीक। मतलब ये है तो -cos x। अब लिमिट डालो, इंटीग्रेशन पूरा हो गया, 0 π/2, है ना। अब यहाँ x पे लिमिट क्या लग जाएगा आपका, 0 π/2, 0। अब यहाँ पर क्या है, ये -1 कोफिशिएंट है, बाहर आ गया, cos x 0 to π/2। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह, ये -1 तो माइनस हो गया, इस x की जगह पहले π/2 आएगा, फिर माइनस cos, फिर x की जगह 0 आएगा। तो cos 90 क्या होता है, 0, cos 0 क्या होता है, -1, सॉरी cos 0 1, तो ये -1, तो ये +1, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन sin x dx कैसे आए, ये आपको समझ में आया। तो इंटीग्रेशन में इतना ही होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए। आज की क्लास यहीं तक, इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट है। थैंक यू।